सेक्शन लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कहाँ तक पढ़ा था जी? 100 पढ़ना था, चार नहीं 100 पे कहाँ थे, 58 तक पढ़ा था हमने जी। 100 पढ़ना था, 4 तक पढ़ा। नहीं 4 तक नहीं पढ़ा। मॉर्गेज टाइप और मॉर्गेज पर याद है। आज हमने पढ़ा था मॉर्गेज क्या है। आज सर सब्रोगेशन भी नहीं था, वो आपने सवाल पूछ लिया था लास्ट में, तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, हाँ हाँ इसमें बहुत सारी चीजें भी रहती हैं, आ जाते हैं इस पे। हमने मॉर्गेज तक पढ़ा था, मैं राइट ऑफ रिडेम्पशन पढ़ रहा था, राइट ऑफ रिडेम्पशन। अब जैसे आपने सवाल पूछा कि डिफरेंस बिटवीन मॉर्गेज एंड क्या है मॉर्गेज, तो देखें आप किसी प्रॉपर्टी में किसी को इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देते हैं। अब फोरक्लोजर राइट है, राइट ऑफ रिडेम्पशन किसका राइट है? तो रिडीम करना प्रॉपर्टी किसका राइट होता है? मॉर्गेजर का। प्रॉपर्टी को रिडीम करना राइट होता है मॉर्गेजर का, और फोरक्लोजर राइट होता है ऑफ द मॉर्गेजी। अब राइट ऑफ रिडेम्पशन से अगर हम बात करें, हमने मॉर्गेज के काइंड्स पढ़े लास्ट लेक्चर में कि कौन कौन सी मॉर्गेज होती हैं। अब मॉर्गेज में जब मॉर्गेजर, शेख साहब ने इससे पूछा था क्योंकि वो शेख साहब थे ना, इस वजह से आपसे पूछा। मॉर्गेजर में देखिए, मॉर्गेज ये ऐसे सवाल हो गया कि सर सेल में और जो राइट ऑफ सेलर में क्या डिफरेंट है, ये इस किस्म का क्वेश्चन है, मैं आ रहा हूँ उस पर। अब अगर मॉर्गेज पर आपने प्रॉपर्टी कर दी, उसमें कोई मॉर्गेज हो, मेरा बात कर रहा हूँ रिडेम्पशन की, क्योंकि रिडेम्पशन एप्लीकेबल होता है ऑल राइट्स, ठीक है, पर फोरक्लोजर सब पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये भी ध्यान में रखें। सेक्शन 60 को आप पढ़ेंगे विद सेक्शन 91 राइट ऑफ रिडेम्पशन में कौन प्रॉपर्टी को रिडीम करता है। मैंने एक प्रॉपर्टी के ऊपर डेट लिया, कर्जा लिया, प्रॉपर्टी मैंने मॉर्गेज कराई। अब एक पर्टिकुलर डेट आती है, या ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट होता है, या वो फैक्ट्री मॉर्गेज के जरिए वो जो सारे पैसे मेरे चुकता हो जाते हैं। अब अगर एक पर्टिकुलर टाइम आए ऑन ऑल दीज कंडीशन विच इज मेंशन इन द मॉर्गेज, तो मैं क्या करता हूँ, जो मॉर्गेजी हो उसको बोलता हूँ कि भाई या तो सिंपल मॉर्गेज है तो आप मुझसे पैसे ले लें, जो आपके पैसे मेरे पास बनते थे, या कंडीशनल सेल का मॉर्गेज है तो अब मैंने कहा था मैं आपको पैसे दे दूंगा। जब मैं उसको पैसे दे देता हूँ तो पैसे देने के बाद मैं उस प्रॉपर्टी को रिडीम करता हूँ। When a person who transferred his property through mortgage to another person who's called mortgagee, and the property is called the mortgage, and when he returns such liability, when he pays such debt, ठीक है, thereafter he exercises right of redemption to redeem such property. This is the simple definition of right of redemption. अब कौन कर सकता है सेक्शन 91 में, apart from the mortgager who is giving the property? वो कर सकता है जो उसका श्योरिटी हो, या किसी बंदे का इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट हो, या दूसरा कोई क्रेडिटर हो, जो हम डॉक्टर ऑफ सब्रोगेशन पढ़ेंगे ना, या दूसरा कोई ऐसा बंदा हो जो क्रेडिटर हो, जो मॉर्गेजर उसका भी मॉर्गेजर ने उससे भी पैसे लिए हुए हैं। अब अगर वो करना चाहे तो वो भी पैसे देके कर सकता है, राइट ऑफ रिडेम्पशन। अब हम आते हैं सेक्शन 60 राइट ऑफ रिडेम्पशन। समझ में आ गया आपको? बड़ी सिंपल सी चीज है, पैसे देके प्रॉपर्टी वापस लेनी। नहीं, अगर वो ना करे तो फिर आप सूट फाइल करते हैं। फोरक्लोजर के लिए आपको कोर्ट, अब आते हैं सेक्शन 67 पे कि फोरक्लोजर है क्या। फोरक्लोजर क्या है? राइट ऑफ फोरक्लोजर। अब राइट ऑफ फोरक्लोजर आप डायरेक्ट नहीं करते कि किसी की प्रॉपर्टी आपने डायरेक्ट सेल कर दी। राइट ऑफ फोरक्लोजर के लिए ये लाजमी होता है, राइट ऑफ फोरक्लोजर के लिए ये लाजमी होता है कि जब एक ड्यू डेट आती है, उस डेट पे पैसे देने थे मॉर्गेजर को टू द मॉर्गेजी, वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करने के लिए, पर उसने वो पैसे नहीं दिए, डिफॉल्ट हो गया, तो उसमें क्या करता है जो मॉर्गेजी होता है वो राइट एक्सरसाइज करता है फोरक्लोजर का। आर्टिकल 34 जो हमने पढ़ा सीपीसी का, जो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 34 के मुताबिक सूट फाइल करता है कि सर इसका जो राइट है रिडीम, इसको खत्म कर दिया जाए। यही होता है ना फोरक्लोजर कि सर आई एम फाइलिंग द सूट एंड मॉर्गेजर में बी रेस्ट्रेंट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज राइट टू रिडीम द प्रॉपर्टी। जब ये कोर्ट ऑर्डर कर देती है, सब्सिक्वेंटली जो मॉर्गेजी होता है उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, सेल के जरिए अपने पैसे ले लेता है, जितना इंटरेस्ट क्रिएट होता है। अगर प्रॉपर्टी 10 करोड़ की, उसके 2 करोड़ है, प्रॉपर्टी सेल करके 2 करोड़ रुपए अपने पास रखेगा, 8 करोड़ रुपए रिटर्न कर देगा। अब फोरक्लोजर कहां पे एप्लीकेबल नहीं होता?
कौन सी मॉर्गेजेस हैं जहां पे राइट ऑफ फोरक्लोजर एप्लीकेबल नहीं होता? कंडीशन लगा के आप नहीं करें इसके एक कंडीशनल मॉर्गेज और यूज ऑफ फैक्ट्री एक तो यूजो फैक्ट्री में फोरक्लोजर कभी नहीं होता और दूसरा फोरक्लोजर नहीं होता एनोमलस में। इन चीजों में क्योंकि एनोमलस मिक्सचर होता है, ठीक है, इन चीजों में राइट ऑफ फोरक्लोजर कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया जाता। अच्छा, एक चीज जो इसके अलावा इंपॉर्टेंट है, जैसे अपार्टमेंट ऑफ रिसीवर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी है सेक्शन 69A, और दिस इज रिगार्डिंग द मॉर्गेज, ठीक, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जो हमने इसमें पढ़ा था। अब उसके बाद सेक्शन 81 मार्शलिंग। मार्शलिंग मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था सेक्शन 56 में, वो डील करता है विद द सब्सिक्वेंट परचेजर, पर इसमें जो मार्शलिंग मेंशन है वो डील करता है विद द सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी। मार्शलिंग अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें। अब हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब एक मॉर्गेजर ट्रांसफरर उसके पास दो प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है? फॉर इंस्टेंस एक घर है, एक जमीन है, या एक घर है, एक फार्म हाउस है। अब उसने दो प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर ली, किसको? टू द मॉर्गेजी, ठीक है। ए ने प्रॉपर्टी, एक घर, एक, ये कौन बात कर रहा है? मैं बार बार डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जिसको बात करनी है काइंडली बाहर जाके बात करें, क्योंकि बार बार आप डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। जब एक मॉर्गेजर ने एक लैंड और एक फार्म हाउस किसी मॉर्गेजी के पास गिरवी रखवा लिया, इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उस प्रॉपर्टी के मुतालिक। एक प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है घर की 2 करोड़ रुपए, जो जमीन है उसकी वैल्यूएशन है 4 करोड़ रुपए। ये ध्यान में रखें, मॉर्गेज हमेशा होती है उस प्रॉपर्टी के मुतालिक है जो डेट लेते हैं जिसकी वैल्यूएशन ज्यादा होती है उस डेट से। अब मैंने 6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराई तो बी, मैं हूं ए। जब मैंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कराने के बाद मैंने कितने पैसे ले लिए उससे? 2 करोड़ रुपए। फॉर इंस्टेंस 6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी रखवा रहा हूँ, एक 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, दूसरी 4 करोड़ की प्रॉपर्टी, मैं उससे ले लेता हूँ 2 करोड़ रुपए, या ये मिसाल लेने में 3 करोड़ रुपए ले लेता हूँ उससे। अब जब मैंने उससे 3 करोड़ रुपए ले लिए, सब्सिक्वेंटली वैसे बैंकिंग सेक्टर में ये होता है कि आपको एनओसी लेनी पड़ती है उसी प्रॉपर्टी को दोबारा मॉर्गेज कराने के लिए, पर अगर आप बात कर रहे हैं जनरल, अब जब वो प्रॉपर्टी मैंने मॉर्गेज करा ली, अब मैं कहता हूं कि मुझे मेरी प्रॉपर्टी तो 6 करोड़ की है, अब जो 2 करोड़ वाली प्रॉपर्टी थी इसको मैं सेल कर देता हूं। टाइटल डीड वाली मॉर्गेज नहीं थी, मैंने टाइटल जमा नहीं कराया था, मैंने प्रॉपर्टी जो है वो ए, जो मेरा घर था, मैंने उसको सेल कर दिया, किसको? सी को। अब जब बी कहता है कि भाई मुझे पैसे दो, तो उस टाइम पे सी उसको कहता है कि भाई वी विल मेक एन अरेंजमेंट, वी विल रीअरेंज द थिंग्स। कैसे रीअरेंज करेंगे कि आपके जो 3 करोड़ रुपए हैं, आप प्रॉपर्टी जो फार्म हाउस है या जमीन है उसको बेच लें, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन है 4 करोड़ रुपए, तो आप उसको बेच देंगे तो आपके 3 करोड़ रुपए वहां से आ जाएंगे। ये जो प्रॉपर्टी 2 करोड़ वाली है, ये मैंने परचेज की है, मैंने पैसे दे दिए हैं, तो इससे मेरे राइट प्रेजुडिस हो जाएंगे और आपका काम तो वैसे भी हो जाना है, तो मेरे इस प्रॉपर्टी को टच ना करें। इसको कहते हैं हम सिंपल मार्शलिंग, व्हेन द सब्सिक्वेंट परचेजर एंड द मॉर्गेजी रीअरेंजमेंट्स करते हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी व्हिच हैव ऑलरेडी बीन मॉर्गेज विद द मॉर्गेजी। समझ में आ गई मेरी बात आपको? अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे, मैं क्लियर करता चलूंगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर लिखना आपके लिए मसला नहीं है, आप माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, जब लिखने पे बैठेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप डेफिनेशन अपने अल्फाज में लिख लेंगे अच्छे तरीके से। समझ में नहीं आ रहा? मॉर्गेजी की नॉलेज में लाना जरूरी है मॉर्गेज का। किसका? नो नॉलेज इज नॉट नेसेसरी इन बैंकिंग सेक्टर, इट इज मैंडेटरी। बैंकिंग सेक्टर में आप करते हैं, बाकी इन केसेस में नहीं। अब इसमें मैं मैडम को समझा रहा हूँ दूसरी चीज। आप ये मिसाल ले लें, ये जो टेबल और कुर्सी दो प्रॉपर्टी, ठीक है, हम इमेजिन करते हैं ये प्रॉपर्टी दोनों मेरी है। इस जो कुर्सी की वैल्यूएशन है 4 करोड़ रुपए और इस टेबल की वैल्यूएशन है 2 करोड़ रुपए, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है मैं मॉर्गेज कर रहा हूं इन मैडम को, मैं इनसे कह रहा हूं कि आप मुझे 2 करोड़ रुपए दे दें, ये दोनों प्रॉपर्टी अपने पास रख लें, ठीक है, इनके फ्रूट्स आप एंजॉय करें, मुझे 2 करोड़ रुपए दे दें इन दोनों प्रॉपर्टीज के। इन्होंने मुझे 2 करोड़ रुपए दे दिए, या 3 करोड़ रुपए मैंने मांग लिए, इन्होंने मुझसे 3 करोड़ रुपए मुझे न दे दिए। अब जब मैंने 3 करोड़ रुपए से ले लिए तो दोनों प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी की है? 6 करोड़ की।
अब मैं चाहता हूं कि ये प्रॉपर्टी मैं आपको सेल करूं। कौन सी? जो टेबल है जिसकी वैल्यूएशन 2 करोड़ रुपए है, अब वो टेबल मैं आपको सेल कर रहा हूं, आप मुझसे वो परचेज करती हैं। अब आप क्या हो गई? सब्सिक्वेंट परचेजर। ठीक है, सेक्शन 56 की बात कर रहा हूं, फिर 81 पे आते हैं। आप हो गई सब्सिक्वेंट परचेजर। अब आप कहती हैं इनको कि देखें इन्होंने आपसे 3 करोड़ रुपए तो लिए हैं, पर जो चेयर है उसकी वैल्यूएशन ही 4 करोड़ रुपए है। आप इनको बोलती हैं कि आपके जो पैसे हैं वो चेयर बेच के आप अपना हिसाब चुकता कर लो, आपका हिसाब पूरा हो जाएगा। इस टेबल को आप ना लगाएं, क्योंकि ये जो टेबल है ये मैंने इनसे परचेज कर ली है, मैंने इनको 2 करोड़ रुपए दे दिए। इसको हम बोलते हैं मार्शलिंग। अब इसमें दूसरी एग्जांपल मैं आपको दे दूं, पर अगर ये मैडम आपको बोले कि आपने 2 करोड़ में परचेज तो कर ली, अब मुझे तो इस चीज का पता नहीं था, अब आपने जो परचेज कर ली है मार्केट में तो दोनों चीजें जाए 3 करोड़ रुपए की देंगे, और उन्होंने मुझसे लिए 3 करोड़ रुपए, तो मुझे तो दोनों बेचनी पड़ेंगी। तो इसमें लॉ कहता है कि जो मॉर्गेजी का राइट होगा वो प्रिवेल करेगा। आप मॉर्गेजी के राइट को प्रिजुडिस नहीं करेंगे, आप इन पे जबरदस्ती इंपोज नहीं कर सकती कि नहीं आपने मेरी प्रॉपर्टी वाला लगाना ही नहीं, वो दोनों प्रॉपर्टी को बेच सकती है। इसको बोलते हैं हम मार्शलिंग। अब सेक्शन 81 का पूरा प्रोसीजर सेम है जो मैंने 56 का आपको बताया, सेम डिट्टो प्रोसीजर है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। इसमें जो सेक्शन 81 में आपकी जो पोजीशन होगी सब्सिक्वेंट परचेजर की नहीं होगी, सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी की होगी, सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी। वही प्रॉपर्टी मैंने दूसरी आपके पास में मॉर्गेज कर ली। अब समझ में आ गया आपको? अब एक होता है कंट्रीब्यूशन, राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब राइट ऑफ कंट्रीब्यूशन में ये है कि जब एक प्रॉपर्टी है जो मॉर्गेज है वो बिलोंग करती है 2 और मोर पर्सन, उन दोनों के सेपरेट राइट ऑफ ओनरशिप में दे रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फिर आपको सेक्शन समझ में आ जाएगा, टेक्स्ट को छोड़ दो। अब उसी मिसाल लेते हैं, एक घर है और एक फार्म हाउस है या एक जमीन का टुकड़ा है। प्रॉपर्टी के ओनर 2 हैं, ठीक, एक की दोनों भाई हैं, एक का घर है एक की जमीन है, दोनों मिलके प्रॉपर्टी अपनी मॉर्गेज करते हैं। दोनों जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से समझे कि एक की 3 करोड़ दूसरी की 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए, दोनों ने दोनों प्रॉपर्टी मॉर्गेज करा के 3 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। समझे मेरी बात? आप मॉर्गेज करा दी, मॉर्गेजी के पास 3 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। अब जो मॉर्गेजी है वो कहता है कि भाई मुझे 3 करोड़ चाहिए, जो 3 करोड़ वाला आपका घर है मैं भेज देता हूं, मैं ले लूंगा। समझ रहे मेरी बात? तो उसपे वो कहता है, जो को मॉर्गेजर होता है वो बोलता है कि भाई मेरी पूरी एक प्रॉपर्टी जो मेरी 3 करोड़ की, तो मेरी क्यों बेच रहे हो? ये मेरी प्रॉपर्टी पूरी बेच दोगे जो मेरे नाम पे है, आई विल बी प्रेजुडिस, या पूरे पैसे आपको मुझे तो नहीं देने, पूरे पैसे दोनों को देने। तो को मॉर्गेजर को कहता है कि यू मस्ट कंट्रीब्यूट बिकॉज यू हैव ऑब्टेन द इक्वल सम ऑफ अमाउंट। तो वो जो को मॉर्गेजर होता है, आइदर अगर वो प्रॉपर्टी भी सोल्व हो जाए तो सब्सिक्वेंट प्रॉपर्टी से उसको शेयर देगा, या अगर वो कहते हैं कि भाई आपको 3 करोड़ रुपए जो है हम इकट्ठे दे देंगे वी इन द शेयर्स, जो जिस तरीके से हमने आपसे मॉर्गेज लिया है। दिस इज बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ कंट्रीब्यूशन। सिंपली कंट्रीब्यूट करना है अनदर मॉर्गेजर को फर्स्ट मॉर्गेजर के साथ डेट्स को क्लियर करने के लिए, सिंपल है। अब उसके बाद हमने पढ़ा जी 82। अब सेक्शन 92 पे आ जाए। सब्रोगेशन। सब्रोगेशन में क्या होता है कि एक मैंने प्रॉपर्टी, इसमें 2 एग्जांपल देता हूं। बेसिकली द डॉक्ट्राइन ऑफ जो है ना सब्रोगेशन और कंट्रीब्यूशन दोनों इंडेमनिटी से डील करते हैं, इंश्योरेंस लॉ से, दोनों डॉक्ट्राइन इंश्योरेंस के लॉ से, और हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पर्सपेक्टिव में। अब सब्रोगेशन में एक आपको एग्जांपल दूं, पहले फिर समझ में आ जाएगी चीज। एक एग्जांपल देता हूं रिगार्डिंग द इंश्योरेंस। मेरा घर है या किसी भी बंदे का घर है, उसके घर में आग लग गई, आग लगी पड़ोसी की गफलत की वजह से, इनएडवर्टेंट नेग्लिजेंस हो या किसी भी वजह से, या उसने जानबूझ के लगाई। अब मेरा घर जो था इंश्योर्ड था, मेरा घर क्योंकि इंश्योर्ड था, जो इंश्योरेंस कंपनी आती है वो इंटरवीन करती है। अब वो इंश्योरेंस कंपनी आने के बाद मेरे घर को रिपेयर करा देती है। अब जो डैमेजेस होते हैं वो मैं क्लेम करूंगा पड़ोसी से या इंश्योरेंस कंपनी करेगी? इंश्योरेंस कंपनी करेगी। क्यों?
कि इंश्योरेंस कंपनी ने सबरोगेट कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी पुट हिज फीट इन माय शूज, ठीक है। अब ये इंश्योरेंस से मुतलिक दे रहा हूं, दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मुतलिक, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, मेरी जो डैमेजेस मुझे क्लेम करने थे वो इंश्योरेंस कंपनी खुद क्लेम कर लेती है। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के मुतलिक। मैंने एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर ली, मॉर्गेज करने के बाद मैंने 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 2 करोड़ में मॉर्गेज कर ली, मैंने 2 करोड़ रुपए सिक्योर कर लिए। अब जो 2 करोड़ मेरे पास आते हैं, एक दूसरा बंदा है जिससे मैंने 1 करोड़ रुपए का या 2 करोड़ रुपए का कर्जा पहले लिया हुआ है। अब वो बंदा, क्योंकि वो बंदा आता है, जैसे हमने डिडक्शन में पढ़ा था क्लास 4th टाइप, वो बंदा आता है, वो कहता है कि भाई मैंने तुमको 2 करोड़ दिए थे, तुम्हारे पास पैसे हो नहीं रहे कि तुम मुझे रिटर्न करो, एक काम करो, तुमने जो ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी है 2 करोड़ रुपए में, उसको 2 करोड़ रुपए मैं दे देता हूँ, 1 करोड़ में तुम्हें दे दूंगा, ठीक है, प्रॉपर्टी को मैं ले लूंगा। या अदरवाइज इसको छोड़ दें, अगर मैं ये बोलूं सिंपल कि भाई ये प्रॉपर्टी जो 2 करोड़ रुपए तुमने मॉर्गेज कराई, उसको 2 करोड़ रुपए मैं दे देता हूँ, फिर जब मैं उसको 2 करोड़ रुपए दूंगा बीइंग अ क्रेडिटर ऑफ द मॉर्गेजर, तो वो जो सारे राइट्स एक्सरसाइज कर रहा था मॉर्गेजी, वो सारे राइट्स मैं एक्सरसाइज करूंगा, समझे, क्योंकि आई हैव टेकन हिज प्लेस नाउ। All the rights of the mortgagee now shall be exercised by me, because I have paid the amount to him which was due upon the mortgager। समझ में आ गई किसी को बात या नहीं आई? या सर ऐसे भी हो सकता है, अगर 2 मॉर्गेजी हैं, मतलब 2 बंदों को मैंने प्रॉपर्टी दिया है, हाँ, ये एक भी हो ही सकता बंदा है। दे सकता है, कहता है वो प्रॉपर्टी आप मुझे दे तो दें। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया ये भी तो वही मिसाल थी। सर हमारे याद ये ये भी सही है, 2 मॉर्गेजी हैं, ये भी बड़ी इन्होंने बड़ो साहब ने अच्छी बात की। 2 मॉर्गेजी हैं, एक मॉर्गेजी से 1 करोड़ दिया है, दूसरे मॉर्गेजी से 2 करोड़ रुपए लिए, ठीक है। अब अगर सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी या कोई भी दोनों में से मॉर्गेजी ये कहता है कि भाई दूसरे मॉर्गेजी को मैं पैसे दे देता हूँ, ठीक है, तुमसे मैं ले लूंगा, अब प्रॉपर्टी पे राइट मेरा है, तो इसको कहते हैं आप डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन। राइट उसके ही रहेंगे जो पहला मॉर्गेज है। हाँ, क्या राइट तो मॉर्गेजर के ही रहेंगे ना, उस पर सब्सिक्वेंट मॉर्गेज नहीं, अगर पे नहीं करेगा तो राइट ऑफ फोरक्लोजर फिर वो एक्सरसाइज करेगा जिसने पैसे दिए, ऐसे ही ना। समझ में आ गया किसी आपको? वीडियो रिपीट बदल होता है। चलिए नहीं, दोबारा बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपकी एक प्रॉपर्टी है जो आप मॉर्गेज कर रहे हैं, इनको एचआम को, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है 5 करोड़ रुपए, आपने इनको मॉर्गेज की, आपने इनसे 2 करोड़ रुपए ले लिए अपने पास। अब आपने मुझसे भी पैसे लिए हुए हैं, मेरे भी आपके ऊपर 2 करोड़ रुपए बनते हैं, मैं आपको कहता हूं पैसे दें, आप कहते हैं मेरे पास तो पैसे नहीं है, ठीक है, मैं आपको पैसे कहां से दूंगा? मेरी ये प्रॉपर्टी है जो मैंने एशियाम साहब को मॉर्गेज की हुई है, अगर इस प्रॉपर्टी के मतलब आप पैसे देना चाहते हैं तो आप दे दें, तो जो उनके राइट है एशियाम साहब के वो आप मेरे खिलाफ एक्सरसाइज कर लीजिएगा। अब मैं जो 2 करोड़ आपको मुझे देने थे, आप मुझे दे नहीं पाते, मैंने 2 करोड़ रुपए आपके ब्याह पे इनको दे दिए, अब इनकी आपसे सेटलमेंट हो गई, किस्सा खत्म। अब जो प्रॉपर्टी के ऊपर, क्योंकि आपने मुझसे जो पैसे बारो किए थे, सच अमाउंट वाज नॉट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी, अब जो मैंने ये 2 करोड़ रुपए दिए हैं इनको रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी दिए हैं, अब जो ये राइट आपके ऊपर फोरक्लोजर का एक्सरसाइज करते, वो अब मैं एक्सरसाइज कर सकता हूं आपके ऊपर। समझ में आ गया? अब सुन लेना वीडियो, अब समझ में आया तो ठीक है, रिपीट हो जाए। अच्छा, चार्ज क्या है? व्हाट इज चार्ज? इंटरेस्ट ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल लायबिलिटी ठीक है। हाँ, क्या है चार्ज, किसे कहते हैं हम? व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ लायबिलिटी ऑन ए सेक्शन 2(4)(c) में आए 1 more than अच्छा, चार्ज को मैं डिफरेंट आपका 2 एग्जांपल दूंगा, आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। चार्ज में कभी भी पोजीशन ट्रांसफर नहीं होती, इंटरेस्ट होता है, ये आप समझ लें। इंटरेस्ट क्रिएट होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्रिएट होता है, कभी भी पोजीशन ट्रांसफर नहीं होती। जैसे एक वाइफ ने सूट फाइल किया फॉर मेंटेनेंस अगेंस्ट हिज हस्बैंड, सॉरी, उसके हस्बैंड के खिलाफ अगर वो सूट फाइल कर देती है मेंटेनेंस का, वो सूट डिक्री हो गया। अब सूट डिक्री होने के बाद हस्बैंड के पास पैसे नहीं है, वाइफ पॉइंट आउट करती है कि सर इसकी ये प्रॉपर्टी है, जो इसमें फॉर एग्जांपल प्लान के साथ शेड्यूल दे दिया उसमें आगे,
कि सर ये जो प्रॉपर्टी है ये मेरे हस्बैंड की है, मुझे प्रॉपर्टी से ये जो रेंट मेरा जो मेंटेनेंस आ रही है वो रिकवर करा के दें। तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो चार्ज क्रिएट, जो राइट क्रिएट हो जाता है उसको हम कहते हैं चार्ज। इसमें पोजीशन किसके पास रही? हस्बैंड के पास। एंजॉय कौन कर रहा है? हस्बैंड। मॉर्गेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ना हाइपोथिकेशन ना प्लेज दूसरी चीजों का। एंजॉय भी वही कर रहा है, पोजीशन भी उसके पास है, पर उसका एक जब राइट क्रिएट हो जाता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, देन ही कैन नॉट सेल सच प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कोर्ट मुझे उस प्रॉपर्टी से जो वाइफ होगी जो केस फाइल करेगी वो पैसे लेके देगी। या दूसरा आपको एक एग्जांपल दूं ट्रस्ट के मुतालिक। मैंने एक प्रॉपर्टी अपने बेटे के लिए ट्रस्ट कर दी। अब मैंने किसी बंदे को ट्रस्टी अपॉइंट कर दिया, कोई बंदा हो गया ट्रस्टी। अब वो ट्रस्टी उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के ऊपर जितने एक्सपेंसेस लगा रहा है वो उसके राइट क्लियर हो रहा है एज अ चार्ज अगेंस्ट सच प्रॉपर्टी। वो उस ट्रस्ट से उसको पैसे देने आपको। दिस इज सिंपल। इनकम सर जब हम कार वगैरह बैंक से लेते हैं वो अब बैंक का मिसाल दे दूं, वैसे ये तो है तो लियन का कॉन्सेप्ट। जैसे उसमें ये होता है कि ऑब्लिगेशन होता है। लियन और चार्ज में एक फर्क होता है, ऑब्लिगेशन का और लायबिलिटी का। ऑब्लिगेशन कैसे? जैसे मेरा बैंक ऑफ पंजाब में अकाउंट है, मैंने बैंक ऑफ पंजाब में मुझे एक लॉकर मिल गया, मैंने लॉकर में अपने गोल्ड सारे सामान जो दूसरी चीज रख दिए, बॉन्ड्स वगैरह पैसे। अब जो लॉकर के ऊपर रेंट आ रहा है, लॉकर के ऊपर, जी मैं समझा देता हूँ आपको अच्छे तक। अब लॉकर के ऊपर जो दीदार साहब इधर आते, ये भी 40 मिनट में खत्म हो जाता है ना, तो बड़ा आजाद है ये। शेयर किया फिर शेयर करिए। अच्छा, मैं आपको बैंक का अच्छा मैं आपको बैंक का मिसाल दे रहा था। इट इज रिगार्डिंग द राइट ऑफ लियन, LIN, ठीक है ना, जो क्रिएट होता है कि अगर, क्योंकि इसमें ऑब्लिगेशन आ जाता है मेरे ऊपर, अगर मैंने पैसे या गोल्ड या कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी मैं एक लॉकर में डिपॉजिट कराता हूँ तो उस लॉकर का मुझे रेंट देना पड़ता है, समझ रहे आप? अब अगर मैं रेंट नहीं देता तो क्या मैं प्रॉपर्टी वहां से ले सकता हूँ? तो इसको कहते हैं हम राइट ऑफ लियन। ठीक है, क्या आपको वो जो ऑब्लिगेशन है वो डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अच्छा, फैमिली में सिंपल क्यों सा विजिटेशन राइट भी करेंगे तो जरा मेंटेनेंस नहीं तो। हाँ, पर ये प्रॉपर्टी से मुतल्लिक है। अच्छा, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है बड़ा, सेक्शन 104। चल क्या हो सेक्शन 104। जैसे हमने CPC में पढ़ा था कि हाई कोर्ट जो है, जो सिविल कोर्ट्स के केसेस होते हैं उनका जो सिविल CPC का प्रोसीजर है वो बना सकती है रूल्स। लाइकवाइज इस सेक्शन 104 कहता है कि हाई कोर्ट जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम रूल्स बना सकती है विद दिस एक्ट, जो कंसिस्टेंट होने चाहिए विद दिस एक्ट। अब लीज, सेक्शन 105 कहता है लीज। व्हाट इज द लीज? लीज क्या है? In immovable property जी, for the advancement of the money as a premium ठीक and है। monthly and yearly rent whatever, so but not the actual क्या कहते हैं उसको सर, ownership नहीं ट्रांसफर होती इसमें जो ओनरशिप है, ट्रांसफर enjoyment नहीं, बिल्कुल मैडम सही कह रही हैं। राइट टू एंजॉय द रिमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। फॉर स्पेसिफिक टाइम, सही है। सेक्शन 105 कहता है कि जब कोई प्रॉपर्टी की आप पोजीशन तो दे देते हैं, राइट ऑफ एंजॉयमेंट उसको दे देते हैं, पर प्रॉपर्टी को ओनरशिप नहीं देते, और जो आप उसको पोजीशन दे रहे हैं उसकी कंसीडरेशन में आप जो अमाउंट लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रीमियम, और वो होनी चाहिए फॉर सर्टेन अमाउंट, सर्टेन पीरियड उसका स्पेसिफाइड होना चाहिए। वो जो कंसीडरेशन लेते हैं आप, वो पार्ट पेड हो या फ्यूचर में हो, इस तरीके से भी हो सकती है प्राइस। अब हु इज द लेसर? एक सवाल आ जाए जैसे एग्जाम में, डिफाइन करें लेसर, लेसी एंड लीज। हु इज द लेसर? प्रॉपर्टी लेने वाला, ट्रांसफर का लेसर, वेरी गुड, सही है। और लेसी? अच्छा, वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं कि आपने अगर पढ़ा होगा SRPO, रेंट एग्रीमेंट और लीज, तो इन दोनों के बीच में कोई खास डिफरेंस नहीं है।
ये डिफरेंसेस हैं कि जब रेंट एग्रीमेंट होता है तो उसका पीरियड थोड़ा होता है, लीज में आप पीरियड अगर 1 साल या ज़्यादा से करते हैं तो मैंडेटरी रजिस्टर कराना, रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के होते हैं। यहाँ रेंट में फेयर रेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है जो लीज में नहीं होता, जितना आपने एक मरतबा प्रीमियम ले लिया तो उतनी पीरियड तक रहेगी। रेंट में तीसरा डिफरेंस ये होता है कि जब आप रेंट पे कोई प्रॉपर्टी देते हैं, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द रेंट वो ऑटोमेटिकली स्टैट्यूटरी टेनेंट बन जाता है, और जो लीज होती है जब जिस एक्सपायर हो गई आपके राइट खत्म। अच्छा, अब लीज के मुताबिक जो लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर होगी वो मैंडेटरी है कि रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद लीज में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, सेक्शन 106 डील करता है ड्यूरेशन ऑफ द लीज। सेक्शन 107 कहता है लीज हाउ मेड, लीज किस तरीके से की जाती है। हाँ, थ्रू लीज डीड की जाती है, सही है। रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट होना। हाँ, ये सेक्शन 7 कहता है आप ईयर टू ईयर करेंगे, आप उसको रजिस्टर कराएंगे लास्ट में। अच्छा, और उसके बाद यही सेक्शन 107 कहता है कि ऑल अदर लीजेस ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी मे बी मेड आइदर बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट। अगर ड्यूरेशन 1 साल से कम है तो ये लाजमन नहीं है आपके ऊपर कि आप उसको रजिस्टर करवाएं, ठीक है। अच्छा, और आपके राइट ये चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आपने हम रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ेंगे, सेक्शन 17 पढ़ेंगे, उसमें हमने देखा होगा कि जब कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है तो वो नए राइट क्रिएट करता है, पिछले राइट को रिलिंक्वाइश करता है। तो जो लेसी होता है वो राइट्स भी चाहता करा होगा बेटा। लाइसेंस ईजमेंट एक्ट में होता है, डिफाइन की गई है। लीज जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन की जाती है। लाइसेंस में क्या फर्क होता है कि अगर मेरा एक सिनेमा हॉल है, मैं किसी से पैसे ले रहा हूँ कि भाई पैसे लो, मेरी प्रॉपर्टी को जाके एंजॉय करो फॉर सर्टेन पीरियड, वो आता है, वो ओनरशिप उसको ट्रांसफर नहीं होती ना, उसमें उस प्रॉपर्टी की पोजीशन ट्रांसफर होती है, वो जाता है उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करके वापस आ जाता है। दिस इज सिंपल लाइसेंस, ठीक है। अभी बात नहीं करेंगे। अच्छा, जब लेसी जिसको लेसर लीज करता है वो ऑथराइज करता है तो कि दे व्हाइल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लीज यू कैन सबलीज सच प्रॉपर्टी, यू कैन रीट्रांसफर सच प्रॉपर्टी टू अनदर पर्सन, इसको बोलते हैं सबलीज। अच्छा, उसके बाद राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं, लेसर लेसी की इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है सर। ये 5 मार्क जी जी सर, इस जो लीज है इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, तो जो गवर्नमेंट की लीज है आफ्टर सर्टेन पीरियड हाँ, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती वो उसमें। नहीं सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो तो ट्रांसफर हो जाती है प्राइवेट पर्सन। नहीं, ये एग्रीकल्चर लैंड से लॉ डील ही नहीं करता। सबसे पहले ये समझिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देखे ना, सवाल वो पूछें जो इस टैक्स से मुतल्लिक हो ना। लैंड प्रॉपर्टी नहीं है सर, एग्रीकल्चर लैंड की प्रॉपर्टी है, मॉर्गेज पूरी उसके ऊपर भी होती है सर। एक एग्रीकल्चर लैंड से लैंड रेवेन्यू एक्ट डील करता है, ठीक है, डिफरेंट डील करते हैं। अब इसमें दूसरा एक सवाल बता लें कि क्या जी पूछें सर, वो जो गवर्नमेंट की लीज करती है वो भी इसी में आएगा ना? वो भी इसी में आएगा। अब गवर्नमेंट ने अगर कोई मुझे प्रॉपर्टी, एक प्लॉट, एक जमीन, ठीक है, जो डोमेन में आती है अर्बन एरियाज में फॉर इंस्टेंस, या कोई भी जमीन है जो एग्रीकल्चर के डोमेन में अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे गवर्नमेंट ने एक जमीन या एक प्लॉट लीज कर दिया फॉर 99 ईयर्स, तो क्या मैं प्रॉपर्टी का मालिक बन गया? नो सर। For such period 99 years I can enjoy the fruits of the property, I can be the possessor of the property, पर प्रॉपर्टी का मैं ओनर कभी नहीं बनता। एक होती है लीज इन परपिचुइटी, लाइफ टाइम लीज जिसे हम कहते हैं, वो रजिस्टर्ड होती है, उसमें आप अपने राइट्स को ट्रांसफर करते रहते हैं, क्योंकि वो लीज रिवोक नहीं होती। तो इस सेंस में आप कह सकते हैं दैट यू आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी ना होती, क्योंकि लीज हो गई इन परपिचुइटी। अदरवाइज लीज कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करती। ये सिंपल चीज समझ लें आप। सर, लीज इन परपेचुइटी में जो है वो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। हाँ, लीज इन परपिचुइटी में ये होता है ना कि आप फॉर द एंटायर योर लाइफ यू विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द प्रॉपर्टी। पर लीज में देखिए लीज का एक डॉक्ट्राइन होता है, लीज में इंटरेस्ट ट्रांसफर होते हैं, आप इसमें ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होती, ये आप समझ लें। अच्छा, एक दूसरा सवाल, लीज कब रिवोक होती है या कंक्लूड हो जाती है, खत्म हो जाती है? एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। एक एक करके बताएं, एक एक करके। सबसे पहले ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम, अगर मैंने लीज की है कोई 1 साल की पीरियड के लिए या 5 साल के लिए, जब टाइम खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगी, वो लीज जैसा वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन हो जाए, वायलेशन ऑफ टर्म्स कंडीशन हो जाए और पर्पस फुलफिल हो जाए,
पर्पस फुलफिल हो जाए, ये भी सही है। या अगर कोई टाइम फिक्स नहीं है तो जो लेसर होता है वो नोटिस दे देता है वो करने के लिए। लाइकवाइज लेसी भी दे सकता है नोटिस फॉर रिवोकेशन ऑफ द लीज, लीज को खत्म कर देते हैं, ठीक। या सर वो पब्लिक इंटरेस्ट सर इसमें है कि अगर 1 मंथ की है जी और 1 ईयर की नहीं है तो उसमें हम क्या कहते हैं 15 दिन का 15 वैसे 6 मंथ, वैसे 6 मंथ का नोटिस देते हैं। क्योंकि वो ईयर टू ईयर करवा के हाँ, इस हिसाब से ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा एक चीज आती है सेक्शन 118 एक्सचेंज। एक्सचेंज और सेल में क्या फर्क है? एक्सचेंज में एक्सचेंज कंसीडरेशन का फर्क है प्राइस का। प्राइस का, जैसे फॉर एग्जांपल सर उसमें जैसे बेसिकली कोई चीज हमने खरीदी, ठीक है। और एक्सचेंज में जो है वो चीज से एक्सचेंज करते हैं। चीजें एक्सचेंज करते हैं, बिल्कुल सही बात। बार्टर सिस्टम जी हाँ। अब अगर मैं अपना मोबाइल किसी दूसरे बंदे को दूं और उसके जरिए उससे मोबाइल ले लूं उसका मैं, तो ये एक्सचेंज होगा या सेल होगा? म्यूचुअल ट्रांसफर होती है, आप ओनरशिप नॉट द इंटरेस्ट। जैसे सेल में भी ट्रांसफर होती है ओनरशिप, ये ध्यान में रखें, ठीक है। कि एक्सचेंज जो सेल डील करता है विद द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और सेल में आप क्या करते हैं? कंसिडरेशन प्राइस पे करते हैं। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्सचेंज एंड सेल। अच्छा आप दूसरी चीज सर कि दोनों पे कर रहे हैं। सपोज मैं किसी का आईफोन ले रहा हूँ और उसको अपना कोई वीवो दे रहा हूँ, आईफोन ज़्यादा फिर पैसे भी दे रहा हूँ, हाँ, ये कौन सी है? पैसे भी दे रहा हूँ। अगर मैं इसको एक मोबाइल दे रहा हूँ, उस मोबाइल के बदले में मोबाइल ले रहा हूँ, सब्सिक्वेंटली उसका मोबाइल महंगा है, अगर मैं इसको पैसे दे देता हूँ तो ये किस में है? नो आई बिलीव दिस विल, आई एम नॉट श्योर बट दिस विल कम विद इन द एम्बेड ऑफ द सेल, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। आप कंफर्म कर लीजिएगा, मैं इसके बारे में। जिसका स्केल ज्यादा होगा, हाँ। उसकी एक मोबाइल है वो सेल कर रहा हूँ मैं, उसके बदले में मैं दूसरी मोबाइल ले रहा हूँ और अमाउंट भी ले रहा हूँ। अगर अमाउंट ज्यादा है तो सेल में आएगा, सेल में अमाउंट कम है तो फिर सेल में। हालांकि ये कॉन्सेप्ट के मुताबिक है। अच्छा एक दूसरी चीज़ भी, अगर मैं एक बोलूँ कि मैं आपको, आपके पास डॉलर हैं, इनके पास पैसे हैं, पीकेआर, अगर ये आपको पैसे लेके डॉलर लेती है तो ये क्या एक्सचेंज होगा या सेल होगा? एक्सचेंज होगा। अब एक लास्ट सेक्शन है गिफ्ट का। गिफ्ट सेक्शन 122। गिफ्ट क्या है? व्हाट इज गिफ्ट? विदाउट कंसीडरेशन, नहीं पूरे इंग्रेडिएंट्स बताएं ना। सर आप उसमें ट्रांसफर ऑफर एक्सेप्टेंस होगा, ट्रांसफर डिलीवरी हम voluntary transfer of ownership and possession without consideration to someone. Transfer of, जब when there is an offer by me whereby I am transferring the ownership of a property to another person, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं फयाज साहब आप। When I am transferring, जी when I am transferring the property to another person without consideration, रीजन कोई भी आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन मैं ट्रांसफर कर देता हूँ, और उसके लिए ये लाजमी है कि जो इसको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ वो must be delivery of the possession. एक्सेप्ट करेगा पहले, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एंड इट इज आल्सो मैंडेटरी कि डिलीवरी या पोजीशन होनी चाहिए, पोजीशन डिलीवर होनी चाहिए। अगर नहीं होगी देन इट विल नॉट बी अंडरस्टूड एज अ गिफ्ट। अब गिफ्ट में एक कॉन्सेप्ट है, ये जरा समझ ले थोड़ा गिफ्ट का कॉन्सेप्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक में जो गिफ्ट होगी वो रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक में जो गिफ्ट होगी जिसकी वैल्यूशन 100 से ज्यादा हो तो वो गिफ्ट क्या होगी? रजिस्टर्ड होगी। अगर मोहम्मद अल्लाह की हम बात करेंगे तो मोहम्मद अल्लाह में अगर कोई गिफ्ट की जाएगी तो वो गिफ्ट रजिस्टर होना लाजमी नहीं है। पर इस पे अभी लेटेस्ट जजमेंट्स आए हैं 2024 के, 2025 के, कि अगर ये मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, रिजाज साहब को बोल दूंगा आपके साथ शेयर कर देगा, कि अगर आप मोहम्मद अल्लाह के मुताबिक भी गिफ्ट करते हैं, ठीक है, तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजन कहते हैं उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। पर अगर आपने मोहम्मद अल्लाह के मुताबिक गिफ्ट कर दी तो इन टुडेज पीरियड ये चीज तो प्रोटेक्ट दी डोनिंग, ठीक है। फिर आप इन फ्यूचर क्लेम्स उस गिफ्ट को आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये चीज ध्यान में रखें, इस पे बहुत सारे केस लॉज आ गए। अच्छा अब सेक्शन 123 कहता है कि ट्रांसफर किस तरीके से इफेक्ट होगा। अब उसके बाद सेक्शन आता है, और ये भी चीज सेक्शन 124 कि गिफ्ट आप फ्यूचर प्रॉपर्टी के नहीं कर सकते। आप उस प्रॉपर्टी के मुताबिक गिफ्ट करेंगे जो आपकी एग्जिस्टेंस है, जो आपके पास मौजूद है। ऐसे नहीं कि अब्बा से पैसे मिलेंगे तो तुम्हें ज्वेलरी लेके दूंगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। आपके पास है तो तभी आप लेके दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब इसमें दूसरी चीज आती है कि गिफ्ट, अगर मैं 3 बंदों को गिफ्ट कर रहा हूँ जिसमें से 2 एक्सेप्ट कर रहे हैं
जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसका फेट क्या होगा? उसकी वो उसके एक्सटेंड तक वो कर सकते हैं। जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उनकी एक्सटेंड तक वैलिड होगी, वहां तक वैलिड हो जाएगी। अच्छा, क्या गिफ्ट सस्पेंड या रिवोक हो सकती है? होनी तो नहीं चाहिए। ड्यूरिंग लाइफ टाइम अगर वो डोनेट कर सकता है तो हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मोहम्मद अल्लाह ने इसके लिए काफी कहाँ सर आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? सेक्शन 126 पढ़ रहे हैं भाई। गिफ्ट मोहम्मद अल्लाह में गिफ्ट जो रिवोक है उसके लिए इंतहाई सख्त हुक्म दिया गया है, नहीं होनी चाहिए। इवन इन मोहम्मद इन लॉ भी, अगर मैं किसी को गिफ्ट करता हूँ उसकी एक्सेप्टेंस से पहले वापस ले लूँ। नहीं, गिफ्ट हम ये नहीं कह रहे कि गिफ्ट किया क्यों, ये कह रहे हैं कि क्या गिफ्ट रिवोक हो सकती है, क्या गिफ्ट सस्पेंड हो सकती है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जी हो सकती है, बिल्कुल। उसके लिए आप इलस्ट्रेशन भी आप पढ़ेंगे ना सेक्शन 126 का, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन है। हम सेक्शन 126 को पढ़ लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिटी। द डोनर एंड डोनी मे एग्री दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी स्पेसिफाइड इवेंट, अगर मैं आपको कहूँ कि आप अगर सिविल जज के एग्जाम में पास हो गए तो मैं आपको आईफोन 16 प्रो मैक्स दे दूंगा, तो ये गिफ्ट वैलिड हुई? पर अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ये आईफोन, हाँ बिल्कुल सही कह रही है मैडम, वैलिड। पर अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आईफोन ले लो, ठीक है, अब अगर तुमने पेपर पास कर लिया तो तुम रख लेना, अगर फेल हो गए तो वापस ले लूंगा। आप देते थे ना बचपन में गिफ्ट, वैसा पास हो जाएगा तो मैं घड़ी लेके दूंगा वापस। हाँ, और सर अगर गिफ्ट का सब्जेक्ट मैटर ही ना बचे तो फिर लाइक आईफोन ही बेच दिया आगे फिर क्या करें? तो फिर मैं सूट फाइल करूंगा इनके खिलाफ। अच्छा, इसमें कहता है द डोनर एंड द डोनी मे एग्री दैट ऑन द हैपनिंग ऑफ एन स्पेसिफाइड इवेंट व्हिच डज नॉट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द डोनर। अब इसमें मेरी विल ऑफ द डोनर ऑफ अ गिफ्ट शैल बी सस्पेंड एंड रिवोक्ड। अब इसमें ये चीज लाजमी है, इनका पास होना मेरे इख्तियार में नहीं है, ठीक है ना। जो चीज मेरे इख्तियार में और जिसके मुतालिक मैं गिफ्ट करूं, ठीक है, तो फिर तो आप उसके मुतालिक, अगर मैं इनको कहता हूं कि भाई आप एग्जाम में पास हो गए तो फिर आपकी इसमें गिफ्ट दे दूंगा, ये कंसीडर की जाएगी एज अ वैलिड, क्योंकि ये चीज मेरे इख्तियार में नहीं है। पर जो चीज मेरे इख्तियार में उसके मुतालिक अगर मैं इसे फ्यूचर में गिफ्ट करूं, देन सच गिफ्ट शैल बी कंसीडर्ड एज वॉइड। But a gift which the parties agree shall be revocably wholly or in part at the mere will of the donor is void wholly or in part as the case may be. A gift may also be revoked in any case, say want or failure of consideration, in which if it were a contract it might rescinded. अच्छा, उसके बाद दूसरी एक ये भी चीज होती है कि डोनर ने गिफ्ट की पोजीशन डिलीवर होने से पहले अगर डोनर की डेथ हो जाए तो उस केस में क्या होगा? जी हाँ, वाइड होगा अगर एक्सेप्ट करने से पहले, अगर एक्सेप्ट करने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अगर एक्सेप्ट कर ली फिर तो होगी। इंग्रेडिएंट्स हमने बता दिए भैया सर, हाँ जी रिवोक हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स हमने बता दिए गिफ्ट के, डिक्लेरेशन डार्ची के हमने लिखे हैं, एक्सेप्ट एंड डिलीवरी या पोजीशन। अच्छा, अब एक दूसरी चीज, मेरे पास दो प्रॉपर्टी है, ठीक, एक मेरे पास गाड़ी है, दूसरा मेरे पास घर है। अब गाड़ी के ऊपर बैंक का 1 करोड़ रुपए का कर्जा है, ठीक है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि भाई घर और गाड़ी में दोनों आपको गिफ्ट कर रहा हूं, आप मुझसे ले लें, और ये आपको बता रहा हूं कि जो गाड़ी का कर्जा है वो 1 करोड़ रुपए होगा, वो भी आपको फिर पे करना पड़ेगा। ये गिफ्ट वैलिड होगी वाइड होगी? क्यों वाइड होगी? वैलिड गिफ्ट है। अगर आप लेंगे प्रॉपर्टी, नफा ले रहे हैं तो नुकसान भी तो लेंगे ना साथ में, ऐसे तो नहीं है कि प्रॉपर्टी जी। तो आप जो है जो प्रॉपर्टी के ऊपर बर्डन होगा, और अगर जो प्रॉपर्टी है क्लियर है डेट से, अगर मैं दो चीजें आपको गिफ्ट कर रहा हूं तो जिसके ऊपर बर्डन होता है फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर, तो आपको एज अ होल गिफ्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट एक्सेप्ट द गिफ्ट एज अ पार्ट। सर अगर वो एक्सपेंसेस एक्सीड कर जाए प्रॉपर्टी गिफ्ट प्रॉपर्टी, फिर तो गिफ्ट तो नहीं, फिर तो कर्जा देना होगा, वो तो उसके लिए लागू नहीं होगा ना। अब सेक्शन 127 कहता है वेयर अ गिफ्ट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल ट्रांसफर, ये समझ लें, टू द सेम पर्सन ऑफ सेवरल थिंग्स ऑफ व्हिच वन इज एंड द अदर्स आर नॉट बर्डन बाय एन ऑब्लिगेशन, द डोनी कैन टेक नथिंग बाय द गिफ्ट अनलेस ही एक्सेप्ट्स इट फुली। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया उसके मुताबिक है, तो आपको फुली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद ये सेक्शन 129 है, ये जो गिफ्ट है जो इस्लामिक लॉ में, या गिफ्ट रिलेटेड टू डेथ, ठीक, कंटेम्पलेशन आप जिसे हम कहते हैं मोटिस काजा,
ठीक है, कंटेम्पलेशन ऑफ डेट से या मोहम्मद लॉ पे से मुतल्लिक ये अप्लाई नहीं होती और मोहम्मद लॉ के प्रोविजन जो है ध्यान में रखें, ये प्रिवेल करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को। बाकी एक हमने पढ़ा था डेफिनेशन में एक्शनेबल क्लेम, एक्शनेबल क्लेम। अब सेक्शन 130 डील करता है कि कौन एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 130 डील करता है इस चीज से, जो ट्रांसफर होगा of an actionable claim whether with or without consideration shall be effected only by the execution of an instrument। अगर मैंने आपको पैसे दिए थे, मुझे आपसे पैसे लेने हैं, ठीक है, तो मैं अगर ये राइट जो है ट्रांसफर करता हूँ एक्शनेबल क्लेम का इनको, तो ये साहब जो है आपसे एक्शनेबल क्लेम के मुतालिक सूट फाइल कर सकते हैं, ले सकते हैं। सो दीज आर दी गार्निशिंग या फिर इसी में कहलाएगा या सीपीसी में कहलाएगा? गार्निशिंग सीपीसी में कहलाएगा। तो दीज आर दी ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे। अब जो मैंने आपके साथ ग्रुप पे शेयर किए हैं सारी चीजें आप देखेंगे तो उनसे हम ज्यादा ही पढ़ेंगे। जी जी क्या कह रहे हैं? हिबा तो इस्लामिक लॉ में होती है ना, हिबा जैसे हम इसको इंग्लिश में गिफ्ट बोल रहे हैं, इस्लामिक लॉ में होती है हिबा। जी जी सर इसमें डिक्लेरेशन, एक्सेप्टेंस और डिलीवरी ऑफ द पोजीशन ऑफ द गिफ्ट, बस ये तीन चीजें याद रखें। और उसमें भी अनबोर्ड सारी चीजें आगे हैं कि आप किस तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मोहम्मद अल्लाह का वो करेंगे उसको बड़े बहुत हाँ उसमें लिखा हुआ है, उसमें बस रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होती है, समझ